students, today we are going for chapter 3 of Indian economic development, that is features, problems and policies of agriculture. Importance of agriculture in the Indian economy. कुछ सिग्निफिकेंट पॉइंट हैं एग्रीकल्चर के इंडियन इकोनॉमी में या इंपॉर्टेंस है एग्रीकल्चर के इंडियन इकोनॉमी में, वो पॉइंट्स हम पहले देख लेते हैं, फिर वन बाय वन इनको डिटेल में पढ़ेंगे. कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, सप्लाई ऑफ वेज गुड्स, source of employment, supply of raw material, source of demand for the industrial growth, contribution to international trade, contribution to domestic trade, support to the transport industry and wealth of the nation. एग्रीकल्चर की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो हमें इन पॉइंट से समझ में आएगी. फर्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं. फर्स्ट इज कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी. एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में सबसे ज़्यादा है हमारी कंट्री के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्योंकि हमारी मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन इन्वॉल्व है. जीडीपी के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो फ्रॉम द ईयर्स डिक्लाइन हुआ है, जो कि 1950-51 में 51% कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में. 2016-17 के डाटा के अकॉर्डिंग वो 17.4% हो गया है. दैट डजंट मीन कि एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस हमारी कंट्री के अंदर कम हो गई है, बट रिलेटिवली हमारे जो बाकी के जो दो सेक्टर्स हैं, सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर्स, उनकी भी फास्ट ग्रोथ हुई है. सेकेंड इज सप्लाई ऑफ वेज गुड्स. वेज गुड्स मीन्स नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, जस्ट लाइक व्हीट, राइस, पल्सेस, मेज, बाजरा, ऑयल सीड्स. एग्रीकल्चर वेज गुड्स प्रोवाइड करते हैं हमारी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन को. नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट का एक सिग्निफिकेंट सोर्स है. ओवर हमारी 50% जो पॉपुलेशन है, वर्किंग पॉपुलेशन है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व है और हमारी कंट्री के पीपल्स के लिए एग्रीकल्चर हमारी नीड का मेन सोर्स है, जहाँ से हम अपनी नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं. नेक्स्ट इज सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल. एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, जैसे कि कॉटन प्रोवाइड करता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हमारा एग्रीकल्चर. दूसरा जो सीड्स होती हैं वो हमें एग्रीकल्चर से मिलती हैं. ऑयल इंडस्ट्री को वो सीड्स काम में आती हैं. शुगर इंडस्ट्रीज जो होती हैं उनके काम आती हैं. तो कहने का मतलब ये है कि एग्रीकल्चर हमारे लिए एक रॉ मटेरियल का मेन सप्लायर है. अगर एग्रीकल्चर ग्रो करेगा तो हमारी इंडस्ट्रीज भी ऑटोमेटिकली ग्रो करेंगी. नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल गुड्स. इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए सोर्स ऑफ डिमांड है, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड करेगा, क्योंकि जैसे स्पेशली जो कैपिटल गुड्स हैं, फॉर एग्जांपल ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर मशीन, ये एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर डिमांड होती हैं. और अगर इनकी डिमांड इंक्रीज होगी तो ये हमारी एग्रीकल्चर के लिए अच्छा होगा बिकॉज ऑफ इनोवेशन एंड मैकेनाइजेशन. एंड सेकेंड, ये दूसरी चीज़ हमारे एग्रीकल्चर के लिए और हमारी इंडस्ट्री के लिए भी बहुत अच्छा साबित होगा, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा मशीनरी मैन्युफैक्चर करेंगी. नेक्स्ट इज कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड. एग्रीकल्चर की वजह से हमारे इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मिलता है. हमारे इंटरनेशनल ट्रेड को इंडिया एक्सपोर्ट करता है कुछ चीज़ें, जैसे टी, जूट, कैशनट, टबैको, कॉफ़ी एंड स्पाइसेस. इसकी वजह से हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारी कंट्री में आ पाता है, और इंडिया को जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बिकॉज जो इम्पोर्ट करती है हमारी कंट्री, जैसे कि डिफेंस गुड्स या क्रूड ऑयल, ये सारी चीज़ें इंपोर्ट करने के लिए हमें फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ती है. नेक्स्ट इज कंट्रीब्यूशन टू डोमेस्टिक ट्रेड. एग्रीकल्चर हमारे डोमेस्टिक ट्रेड के अंदर भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि हमारी कंट्री का बहुत सारा जो एक्सपेंडिचर है वो फार्म प्रोडक्ट्स को परचेज करने में होता है. हमारे बिलियन जो लोग हैं वो फार्म प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं हमारी कंट्री से. अगर वो परचेज नहीं करेंगे तो हमारे मार्केट के अंदर उतना पैसा नहीं आ पाएगा जितना हमारे एग्रीकल्चर की वजह से आ रहा है, बिकॉज एग्रीकल्चर की वजह से बहुत एक्सपेंडिचर किया जा रहा है. बहुत सारे लोग क्योंकि एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं तो वो खर्चा करते हैं, और हमारे मार्केट को उससे, हमारे डोमेस्टिक ट्रेड को या डोमेस्टिक ट्रेडिंग को हमें इससे फ़ायदा मिलता है. नेक्स्ट इज सपोर्ट टू द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री. एग्रीकल्चर, इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर हमारे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करता है. हमारे बोथ रेलवेज एंड रोडवेज, इनके कैरियर्स की वजह से, इन ट्रांसपोर्टेशंस की वजह से हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारी कंट्री के हर एक कोने तक पहुंचते हैं. हमारे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो जिस भी कोने के अंदर, जिस भी हमारी सोसाइटी के सेक्शंस के अंदर, रीजन्स के अंदर चाहिए होते हैं, तो वहाँ पे इसके थ्रू पहुँचाए जाते हैं. नेक्स्ट इज वेल्थ ऑफ द नेशन.
हमारी कंट्री की जो वेल्थ है, मोस्ट ऑफ द वेल्थ है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से बिलोंग करती है, बिकॉज हमारा जो फिक्स्ड एसेट है लैंड, हमारी कंट्री के अंदर लैंड एक फिक्स्ड एसेट ऐसा है जिसका सबसे हाईएस्ट रैंक है, और इसकी जो कैपिटल वर्थ है वो करोड़, मैनी करोड़ रुपीस में है, जिसकी वजह से हमारे जो बहुत सारे जो मेजर और माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में हम लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिकॉज हमारे जो लैंड है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारी नेशन की वेल्थ है, जिस लैंड की बहुत ज़्यादा वैल्यू है एज ए फिक्स्ड एसेट, हम उसको उसकी बहुत इम्पोर्टेंस हमारी कंट्री के लिए है। फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, यहाँ पे हम इंडियन एग्रीकल्चर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, फीचर्स के बारे में बात करेंगे जो इंडियन एग्रीकल्चर में देखी जाती हैं। फर्स्ट इज लो प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब है आउटपुट पर हेक्टेयर। तो हमारी कंट्री के अंदर अगर हम एडवांस नेशन से अगर कंपैरिजन करें तो हमारी कंट्री के अंदर प्रोडक्टिविटी एक्सट्रीमली लो है, हमारा जो पर हेक्टेयर आउटपुट है वो बहुत कम है। अगर एडवांस कंट्रीज या डेवलप्ड कंट्रीज से हम अगर देखें तो ये हमारे लो प्रोडक्टिविटी, हमारी बैकवर्डनेस का एक साइन है। और एग्रीकल्चर सेक्टर जो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसकी डिमांड को भी जनरेट करता है, तो इस बैकवर्डनेस की वजह से हमारी इंडस्ट्री की ग्रोथ भी प्रॉपर नहीं हो पा रही है। सेकेंड इज डिस्ग्रेस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्ग्रेस्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे जितने लोगों की जरूरत है उससे ज्यादा लोग उसके अंदर, उस वर्क के अंदर इंक्लूडेड हैं। उन लोगों की कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, विदाउट एनी प्रोडक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा लोग लगे हुए हैं। मीन्स एक कोई भी फार्म है जिसके अंदर 2 जनों की जरूरत है, 2 जने उसके अंदर काम करें तो इनफ रहेगा, लेकिन 2 की जगह अननेसेसरीली 5 जने लगे हुए हैं तो उसको डिस्ग्रेस्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो हमारी कंट्री के अंदर डिस्ग्रेस्ड अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसका मतलब ये है कि हमारे जो रूरल एरिया है, मोस्ट ऑफ जो रूरल एरिया है उसके अंदर मेन हमारा जो इनकम का सोर्स है वो एग्रीकल्चर है, और ज़्यादातर पॉपुलेशन उस एग्रीकल्चर में अननेसेसरीली लगी रहती है, फैमिली के सभी मेंबर्स उसके अंदर लगे रहते हैं, बट उन लोगों की प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं होती है। 5 लोगों की ज़रूरत होती है, वहाँ 10 लोग लगे रहते हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर के अंदर। थर्ड इज डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। एग्रीकल्चर हमारे इंडिया के अंदर जो है वो हैवीली डिपेंडेंट है रेनफॉल के ऊपर। अगर अच्छी रेनफॉल होगी तो अच्छी क्रॉप होंगी, और अगर अच्छी रेनफॉल नहीं होगी तो क्रॉप भी अच्छी नहीं हो पाएगी। मीन्स परमानेंट इरिगेशन का हमारे पास कोई सोर्स नहीं है, और इसकी वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर है वो रेनफॉल पर डिपेंडेंट। थर्ड इज फोर्थ इज सब्सटेंस फार्मिंग। सब्सटेंस फार्मिंग मीन्स इंडिया के अंदर जो फार्मिंग है दैट इज टोटली सब्सटेंस ओरिएंटेड। सब्सटेंस मीन्स जो चीज़ें नेसेसरी हैं फॉर लाइफ, जीवन निर्वाह के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, फैमिली के जीवन निर्वाह के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती है, तो फार्मर उनको ही प्रायोरिटी देते हैं प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से, या कमर्शियल क्रॉप्स उगाने को प्रायोरिटी नहीं देते, बल्कि सब्सटेंस एग्रीकल्चर या सब्सटेंस क्रॉप्स उगाते हैं ताकि वो अपनी फैमिली का जो जीवन निर्वाह की जो चीज़ें हैं या फूड ग्रेन्स हैं या जो नेसेसरी चीज़ें हैं उनको वो उगाते हैं, ना कि इनकम के सोर्स से उसके अंदर कमर्शियल क्रॉप्स को उगाते हैं। नेक्स्ट इज लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। मॉडर्न इनपुट्स लाइक केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड, ये हमारी कंट्री के अंदर एग्रीकल्चर में यूज़ नहीं होती हैं, बिकॉज हमारी जो फार्मिंग पॉपुलेशन है वो काफ़ी पुअर है। उसकी वजह से हमारी कंट्री के अंदर वो उन लोगों में इतनी अवेयर नहीं है, उतने मॉडर्न इनपुट्स वो नहीं डालते हैं, क्योंकि उनके पास उतने ज़्यादा ना तो अवेयरनेस और ना ही इन्वेस्टमेंट है, जिसकी वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर है वो काफ़ी पिछड़ा हुआ है, काफ़ी बैकवर्ड है। नेक्स्ट इज स्मॉल होल्डिंग। स्मॉल होल्डिंग मीन्स लैंड होल्डिंग्स जो है, लैंड अंडर कल्टिवेशन है, वो काफ़ी स्मॉल साइज के हैं हमारी इंडियन एग्रीकल्चर का, ये भी एक मेन फीचर है। तो ये हमारी प्रोग्रेस के अंदर एक रुकावट बन जाता है। हमारी कंट्री के अंदर जो मशीन्स हैं वो डिफ़िकल्ट हो जाती हैं यूज़ करना, बिकॉज हमारे लैंड होल्डिंग्स काफ़ी छोटी हैं, तो उसके अंदर इतना इन्वेस्टमेंट हो जाता है जितना कि हमारा आउटपुट या प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाती, क्योंकि लैंड होल्डिंग छोटी हैं तो उसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट या मशीनरी तो उतनी ही इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी, बट उससे प्रोडक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। देन मार्जिनल फार्मिंग कंटिन्यू है हमारी कंट्री के अंदर, या मार्जिनल फार्मर्स ज़्यादा है हमारी कंट्री के अंदर जिनके पास
जिनको इतना ज़्यादा उनके पास पैसा नहीं है, या फिर उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका जो कॉन्सेप्ट है, वो कमर्शियल फार्मिंग की तरफ वो नहीं देखते हैं बल्कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग की तरफ देखते हैं। तो स्मॉल होल्डिंग की वजह से ये भी एक मेजर प्रॉब्लम अराइज होती है। नेक्स्ट इज लैंडलॉर्ड टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट। लैंडलॉर्ड टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है लैंडलॉर्ड जो जमींदार हैं और टेनेंट मीन जो लैंडलेस फार्मर्स हैं, उनके बीच के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो सॉइल के ऑनर्स नहीं हैं, जो मेनली जो रेवेन्यू होता है वो लैंडलॉर्ड्स ले जाते हैं, और जो टेनेंट्स होते हैं उनको बहुत ही अपने सर्वाइवल के लिए बहुत ही कम पैसा दिया जाता है। ना ही वो इन्वेस्टमेंट के अंदर वो पैसा यूज कर पाते हैं, री इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं एग्रीकल्चर में, और उनका मुश्किल से सर्वाइवल चल पाता है, और सारा का सारा जो फायदा है, सारा का सारा जो सरप्लस है, वो लैंडलॉर्ड्स को मिल जाता है। नेक्स्ट इज बैकवर्ड टेक्नोलॉजी। हमारे जो फार्म्स हैं इंडिया के, वो बहुत ही छोटे हैं साइज में, और हमारी जो फार्मिंग पॉपुलेशन है वो भी बहुत पुअर है। हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करते हैं, बैकवर्ड टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, बिकॉज हमारे पास और कोई चॉइस नहीं होती। हमारे पास लैंड होल्डिंग इतनी बड़ी नहीं है, तो हम इतना इन्वेस्टमेंट करने का रिस्क नहीं लेते हैं। दूसरी चीज़, हमारी जो फार्मिंग पॉपुलेशन है वो पुअर है, तो जो हमारे फार्मर्स हैं वो पुअर हैं, तो वो न्यू टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर सकते। वो मॉडर्न इक्विपमेंट्स, ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर मशीन्स, इन चीज़ों के बजाय ज़्यादा मैन पावर यूज़ करते हैं या कैटल पावर यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी काफ़ी लो रहती है। इन सारे फीचर्स से हमें ये पता चलता है कि हमारा जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो एक्सट्रीमली बैकवर्ड है, और हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्टर है, बिकॉज इसकी अगर ग्रोथ होगी तो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर की भी ग्रोथ होगी, तो इसकी बैकवर्डनेस से हमारी इंडस्ट्री भी बैकवर्ड हो जाती है और हमारी इकोनॉमी भी काफ़ी पिछड़ जाती है। तो हमें अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को काफ़ी पुशअप करने की ज़रूरत है, काफ़ी उसके अंदर प्रोग्रेस करने की ज़रूरत है। प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। वो क्या डिफ़िकल्टीज़ या प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पे अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे मेन प्रॉब्लम जो है, फर्स्ट, लैक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। हमारे कंट्री के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर मेन प्रॉब्लम है कि हमारे पास कोई परमानेंट सोर्स नहीं है इरिगेशन का। इंडियन एग्रीकल्चर हैविली डिपेंडेंट है रेनफॉल के ऊपर। परमानेंट इरिगेशन का अगर हमारे पास सोर्स नहीं है, तो इसका मतलब अगर अच्छी रेनफॉल होगी तो हमारी फसल अच्छी होगी, अदरवाइज हमारी फसल अच्छी नहीं होगी। तो हम टोटली रेन वाटर पे डिपेंडेंट हैं, जिसकी वजह से हमारी इंडियन एग्रीकल्चर को काफ़ी सफ़र करना पड़ता है, और ये एक तरीके से रिस्क बहुत है, बड़ा रिस्क हो जाता है फार्मर्स के लिए। नेक्स्ट इज डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस। डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस एक और प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम है हमारे इंडियन एग्रीकल्चर की। क्योंकि हमारे जो फाइनेंशियल नीड्स हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाती हैं हमारे फार्मर्स की। जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो टोटली डिपेंडेंट होते हैं फाइनेंस के लिए नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के ऊपर, जैसे कि महाजन्स हो गए, मनी लेंडर्स हो गए, लैंडलॉर्ड्स हो गए, उनसे ही उन्हें पैसा लेना पड़ता है उधार, और जिसकी वजह से वो उनको एक्सप्लॉइट करते हैं और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस का मतलब है कि फाइनेंस बैंक्स के द्वारा या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा दिया जाना फार्मर्स को, जिसकी वजह से कि फार्मर्स को एक हेल्प आउट हो सके, और फार्मर्स का जो पैसा है वो सिक्योर रहे, वो इजीली उस पैसे को उठा सकें और उन्हें कोई एक्सप्लॉइट ना करे। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है हमारे फार्मर्स के पास कि उनके पास प्रॉपर फाइनेंस की अवेलेबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट इज कन्वेंशनल आउटलुक। कॉन्वेंशनल आउटलुक मीन्स हमारे एग्रीकल्चर में आज भी हमारे जो फार्मर्स हैं वो ट्रेडिशनल आउटलुक अपनाते हैं, पारंपरिक जो तरीके थे उन्हीं को ज़्यादा महत्व देते हैं। जो फार्मिंग टेक्नोलॉजी है, जो इनोवेशंस किए गए हैं या फिर जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं उनको अडॉप्ट नहीं करते हैं। इसका रीज़न ये भी है क्योंकि जो हमारे फार्मर्स हैं वो एक तरीके से हमारी जो लैंड है या हमारे एग्रीकल्चर को एक बिजनेस वेंचर की तरह ना लेके एक सब्सटेंस की तरह लेते हैं कि हमारे जीवन यापन की चीज़ है। उनका कोई कमर्शियल आउटलुक नहीं है उसके बारे में। वो उन्हीं क्रॉप्स के ऊपर फोकस रखते हैं, ऐसी क्रॉप्स जिसके अंदर वो उन्हें कम रिस्क उठाना पड़े और वो अपनी फैमिली की नीड्स को कंप्लीट कर सकें, और वो हैवी रिस्क उठाना नहीं चाहते क्योंकि उनके पास उतने प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं होते हैं कि उनके पास उतना इन्वेस्टमेंट भी नहीं होता है कि वो इस तरीके का रिस्क उठा सकें। नेक्स्ट इज स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग।
इंडिया के अंदर जो होल्डिंग्स हैं, लैंड होल्डिंग्स हैं, जो लैंड है वो टुकड़े काफ़ी छोटे और बिछड़े हुए हैं, मतलब एक तरीके से कि एक लैंड कहीं और है और एक काफ़ी दूर है उससे, तो उनके अंदर काम करना या इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगता है और आउटपुट उतना प्रॉपर नहीं हो पाता है। इसके बजाय इस तरीके का होना चाहिए कि जो हमारी लैंड होल्डिंग्स हैं वो एक ही जगह लोगों को मिल जाए, या एक बड़ा लैंड होल्डिंग मिले तो वो उसके अंदर अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे जो टुकड़े हैं और जो बिखरे हुए टुकड़े हैं, एक कहीं और एक कहीं और, उसकी वजह से ना तो प्रोडक्शन प्रॉपर हो पाता है और उसके अंदर जो काम है वो भी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। जो फार्मर्स हैं उनको इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा करना पड़ता है, लेबर भी ज़्यादा लगता है उसके अंदर, मेहनत ज़्यादा लगती है उसके अंदर। नेक्स्ट इज एक्सप्लॉयटेटिव एग्रेरियन रिलेशन। एक्सप्लॉयटेटिव एग्रेरियन रिलेशन, एग्रेरियन रिलेशन का मतलब होता है बिजनेस रिलेशन बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। जो लैंडलॉर्ड है और टेनेंट है उनके बीच में जो रिलेशन होता है उसे एग्रेरियन रिलेशंस कहते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स के टाइम से ही हमारे कंट्री के अंदर उन्होंने स्टार्ट किया था जमींदारी सिस्टम, जिसके अंदर एक रिलेशन क्रिएट हो गया था लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में। लैंडलॉर्ड का मतलब है जो उस जमीन के असली मालिक कहे जाते हैं और वो उसके ऊपर काम नहीं करते हैं, बल्कि जो फार्मर्स होते हैं, जो टेनेंट्स होते हैं, जो एक्चुअल टिलर्स माने जाते हैं सॉइल के, वो उसके ऊपर काम करते हैं, बट उसका सारा जो बेनिफिट है वो उनको मिल जाता है। जो हमारे जमींदार होते हैं, लैंडलॉर्ड होते हैं, उनको उसका पूरा जो भी पैसा मिलता है वो सारा रेवेन्यू उनको मिलता है, और हमारे जो लैंडलेस फार्मर्स होते हैं, जो टिलर्स ऑफ द सॉइल होते हैं, उनको सिर्फ कुछ ही अमाउंट दिया जाता है अपने सर्वाइवल के लिए। तो ये एक्सप्लॉयटेशन उनका किया जाता है, जिसकी वजह से ना तो वो उसमें इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं हमारे फार्मर, और जो जमींदार हैं वो बहुत ही अच्छी लाइफ लीड करते हैं और वो उसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करते हैं, बजाय कि वो उनके ऊपर, फार्मर्स के ऊपर ही प्रेशर करते हैं ज़्यादा हार्डवर्क करने के लिए, ज़्यादा काम करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। नेक्स्ट इज लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम। हमारी कंट्री के अंदर एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम है वो भी अनऑर्गेनाइज्ड है, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। हमारे जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको आज भी जो अपना आउटपुट है वो लोकल मार्केट में काफ़ी रिड्यूस्ड रेट पे बेचना पड़ता है। इसलिए बेचना पड़ता है क्योंकि वो जितना भी पैसा उनको चाहिए होता है, जितना भी वो इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं, उसके लिए अगर उन्हें फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है तो वो मनी लैंडर्स से, महाजन से, इनसे लेते हैं। तो उन्हें अपने जो प्रोडक्ट हैं वो लोकल मार्केट में ही सेल करने पड़ते हैं, क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर मार्केटिंग सिस्टम नहीं है। इसकी लैक की वजह से उन्हें लोकल मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को बेचना पड़ता है, और उन प्रोडक्ट्स को वो काफ़ी रिड्यूस्ड अमाउंट पे देते हैं, क्योंकि उन्हें अपने लोन्स को भी चुकाना होता है, तो वो लोन्स वो उससे चुका पाते हैं लोकल मार्केट में उसको सेल करके। तो ये हमारे जो एग्रीकल्चर के अंदर मेन प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो काफ़ी पिछड़ा हुआ है। रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर और एग्रेरियन रिफॉर्म्स। एग्रेरियन रिफॉर्म्स या रिफॉर्म्स एग्रीकल्चर के अंदर इनकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारी जो एग्रीकल्चर के अंदर मेन जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए इन रिफॉर्म्स को इस्टेब्लिश किया गया, ताकि कुछ ऐसे मेजर्स लिए जा सके। गवर्नमेंट ने इन रिफॉर्म्स का इस्टेब्लिशमेंट इसलिए किया कि ताकि ऐसे कुछ उपाय किए जा सके जिसकी वजह से इन प्रॉब्लम्स को हटाया जा सके, इन प्रॉब्लम्स को ख़त्म किया जा सके और हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को अपलिफ्ट किया जा सके, उसकी प्रोग्रेस या ग्रोथ की जा सके। तो ये 3 तरीके के रिफॉर्म्स इसके अंदर आते हैं। फर्स्ट इज टेक्निकल रिफॉर्म्स, सेकेंड इज इंस्टीट्यूशनल और लैंड रिफॉर्म्स, एंड थर्ड जनरल रिफॉर्म्स। 3 जो रिफॉर्म्स आते हैं उसमें फर्स्ट रिफॉर्म आता है टेक्निकल रिफॉर्म, जिसको न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजी के नाम से भी जाना जाता है। हमारी गवर्नमेंट ने हमारी जो टेक्नोलॉजी है एग्रीकल्चर के अंदर जो यूज़ होती है उस टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए कुछ मेजर्स अपनाए, कुछ स्टेप्स लिए। उन स्टेप्स को हम यहाँ डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर सबसे फर्स्ट स्टेप आता है यूज ऑफ HYV सीड्स, मीन्स हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज की गई। 1965 से ये स्टार्ट किया गया। जो हमारे कन्वेंशनल वैरायटीज सीड्स थी उनको रिप्लेस करके हमने हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब जिससे कि हमारी
जो फसल है उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके, उसका प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। स्पेशली सब्सटेंशियल जो हमारी क्रॉप्स थी उनके अंदर इसका यूज किया गया। ये जो प्रोडक्टिविटी है या ये जो स्टार्टअप किया गया था 1965 से HYV सीड्स का, इसको ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो हमारे कुछ नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन सेटअप की गई ताकि इन सीड्स को डेवलप किया जा सके और डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके हमारे फार्मर्स को, जो कि हमारे डिफरेंट पार्ट्स के अंदर सरवाइव करते हैं। तो हमारे 2015 to 16 के अंदर अराउंड 304 लाख क्विंटल जो ये सर्टिफाइड सीड्स हैं इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था हमारे फार्मर्स को। नेक्स्ट आता है यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज किए जाने स्टार्ट हुए, इनका यूज ज़्यादा पॉपुलर किया गया। इनका यूज प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करने के लिए किया गया कि ताकि हमारी जो फसल हैं उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट इज यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन। कुछ स्टेप्स लिए गए ताकि क्रॉप्स को कुछ जो भी डिजीजेज या इंसेक्ट्स हैं उनसे प्रोटेक्ट किया जा सके। इसके लिए ये किया गया कि हम पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का यूज करें। 14 ऐसे सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन सेंटर्स को सेटअप किया गया इससे इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट इज साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। मीन्स जो साइंटिफिक कल्टीवेशन है, साइंटिफिक मेथड्स फार्मिंग के अडॉप्ट किए जाने लगे, जैसे कि इसके अंदर क्रॉप्स का सिलेक्शन, क्रॉप की क्वालिटी का सिलेक्शन, सॉइल को प्रिपेयर करना, क्रॉप रोटेशन करना, सीड्स का सिलेक्शन, फर्टिलाइजर्स का यूज, ये सारी चीज़ें हमारे फार्मिंग के अंदर डेवलप की गई। 23 एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज इसके अंदर साइंटिफिक कल्टीवेशन की प्रोसेस को प्रमोट करने के लिए 23 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज इंगेज थी इस प्रोसेस के अंदर। नेक्स्ट आता है मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन। सेवरल मेजर्स लिए गए कि हमारी कंट्री के अंदर जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसके अंदर मैकेनाइज्ड मीन्स को यूज़ किया जा सके, मशीन्स को यूज़ किया जा सके और उन मशीन्स को परचेज करने के लिए स्मॉल फार्मर्स को चीप क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर एजेंसीज, रीजनल रूरल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, इन्होंने ये स्टेप लिया था कि हमारे जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं, हमारे जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, वो हमारे एग्रीकल्चरल मशीन्स को परचेज कर सकें, वो एबल हों उनको परचेज करने में और वो अपने एग्रीकल्चर के अंदर उनको अपने फार्मिंग काम के अंदर उनको अडॉप्ट कर सकें। सेकेंड रिफॉर्म इज इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स और लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, ये एक्शन प्लान गवर्नमेंट ने लैंड के लिए स्पेशली चलाए थे। इसके अंदर कुछ स्पेशल स्टेप्स थे जिसमें फर्स्ट है अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज बिटवीन स्टेट एंड एक्चुअल टिलर्स ऑफ द सॉइल। मीन्स फार्मर्स के बीच में और गवर्नमेंट्स के बीच में जो इंटरमीडियरीज थे, जमींदार जिनको कहते थे, उनको अबॉलिश कर दिया गया। उनका जो ऑनरशिप राइट था, ऑनरशिप राइट उसे दिया गया जो एक्चुअली सॉइल के ऊपर काम करते थे, एक्चुअली उस सॉइल के ऊपर फार्मिंग करते थे, उनको ऑनरशिप दी गई। नेक्स्ट इज रेगुलेशन ऑफ रेंट। रेंट का रेगुलेशन किया गया कि अपने मनचाहा जो भी मतलब उसके ऊपर रेंट ले लिया करते थे, उस रेंट को फिक्स किया गया। जो कल्टीवेटर्स थे उनको एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए, और वो रेंट 1/3 वैल्यू, क्रॉप का 1/3 वैल्यू से ज़्यादा कोई नहीं रख सकता था, ऐसा फिक्स किया गया। नेक्स्ट इज कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग का मतलब है कि जो फ्रेगमेंटेशन था लैंड का, एक टुकड़ा कहीं और एक टुकड़ा कहीं और, इस तरीके से जो लैंड होल्डिंग्स थी, उन लैंड होल्डिंग्स को एक तरीके से जो फार्मर्स थे उनको एक ही जगह पे लैंड अलॉट की गई। अगर उनका कोई एक लैंड का पीस कहीं और था तो उसकी जगह उसके दूसरे पीस के पास में ही उस लैंड को दिया गया, मतलब उसको रिप्लेस कर दिया गया कि एक लैंड के पास ही दूसरा पीस उससे कनेक्टेड ही दे दिया गया, बजाय कि दूर जो उसका पीस था उसको रिप्लेस कर दिया गया इस तरीके से, जिसकी वजह से कि एक जगह पे उनको होल्डिंग्स मिल सके, लैंड होल्डिंग मिल सके और फार्मर्स उसके ऊपर फार्मिंग कर सकें। नेक्स्ट इज सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग का मतलब है प्रॉपर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड।
सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग का मतलब है कि एक कल्टिवेटेबल जो लैंड थी उसके ऊपर उसका मैक्सिमम साइज डिसाइड किया गया कि एक इंडिविजुअल या एक फैमिली मैक्सिमम कितनी कल्टिवेटेड लैंड अपने अंडर रख सकता है या कितनी लैंड की ऑनरशिप रख सकता है। इसका करने के पीछे रीजन ये था कि जो बहुत सारे लैंडलेस फार्मर्स थे उन लैंडलेस फार्मर्स को लैंड प्रोवाइड करना या जिनके पास बहुत ही छोटे पीसेस थे लैंड के उनको ज्यादा लैंड प्रोवाइड करना उन लोगों से लेके जिनके पास बहुत ही एक्सेस में लैंड थी। तो जिनके पास एक्सेस में लैंड थी वो सरप्लस लैंड उनसे हटा दी गई और वो लैंड लैंडलेस फार्मर्स को दे दी गई। तो ये सीलिंग ऑफ ऑन लैंड होल्डिंग का मेन मोटिव था। नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग का मतलब है कि जो बार्गेनिंग स्मॉल होल्डर्स थे उनको बार्गेनिंग पावर दी गई, मींस उनको लो प्राइस पे ताकि वो इनपुट्स ले सके और हायर प्राइस पे उनका आउटपुट बिक सके। इस तरीके की फार्मिंग को इनकरेज किया गया, इनहेंस किया गया, उनको बार्गेनिंग पावर दी गई। नेक्स्ट थर्ड रिफॉर्म इज जनरल रिफॉर्म्स। जनरल रिफॉर्म्स के अंदर जो स्टेप आते हैं उसमें फर्स्ट एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। एग्रीकल्चर के अंदर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए इरिगेशन फैसिलिटीज को एक्सपैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। हमारे कंट्री के अंदर इरिगेशन फैसिलिटीज उतनी अच्छी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी, तो इसके लिए प्रॉपर परमानेंट इरिगेशन के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स चलाए गए, प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। हमारे कंट्री के अंदर मेनली जो फार्मर्स हैं वो रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट थे, तो उनको इस परमानेंट इरिगेशन के सोर्स को डेवलप करने की कोशिश की गई और जहाँ पे 1951 में 17% लैंड ही परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन के अंडर आती थी, हमारी कंट्री के अंदर उसको डेवलप किया गया और अराउंड अभी वो 45% ऑफ लैंड जो है वो अंडर कल्टीवेशन आती है, इरिगेशन परमानेंट इरिगेशन मिल पाता है इतनी लैंड को। नेक्स्ट इज प्रोविजन ऑफ क्रेडिट। प्रोविजन ऑफ क्रेडिट का मतलब है कि कुछ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज सेटअप की गई ताकि जो फार्मर्स हैं उनको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर क्रेडिट मिल सके। रूरल डेवलपमेंट बैंक्स को इस्टेब्लिश किया गया। बहुत सारे प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज और प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स डेवलप किए गए। जो कमर्शियल बैंक्स थे, कमर्शियल बैंक्स में भी जो फार्मर्स हैं उनको उनकी क्रेडिट नीड्स को फुलफिल करना स्टार्ट किया और टोटल इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट प्रोवाइड करने वाले ये जो बैंक थे, ये 72% जो बैंक्स थे वो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट प्रोवाइड करने लगे। रीजनल रूरल बैंक्स इस्टेब्लिश किए गए ताकि फार्मर्स को क्रेडिट फैसिलिटीज मिल सके। 1982 के अंदर नबार्ड को इस्टेब्लिश किया गया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। इसको इस्टेब्लिश किया ताकि क्रेडिट फैसिलिटीज फार्मर्स को मिल सके। नेशनल लेवल का ये अपेक्स बॉडी थी फॉर रूरल एंड एग्रीकल्चरल क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट इज रेगुलेटेड मार्केट्स एंड कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज। रेगुलेटेड मार्केट्स इस्टेब्लिश किए गए हमारे कंट्री के अंदर। रेगुलेटेड मार्केट का मतलब है जहाँ पे जो फार्मर्स थे उनको प्रॉपर प्राइस मिल सके अपनी फसल का और जो मिडल मैन है उसका कोई उसमें मीडिएशन ना हो और वो उससे एक्सप्लॉइट ना हो। इस तरीके के मार्केट्स इस्टेब्लिश किए जहाँ पे फार्मर खुद जाके अपनी फसल को बेच के उसका पेमेंट ले पाता था। इन कमिटीज के अंदर मेन बेनिफिट जो फार्मर्स थे उनको ये बेनिफिट था कि उनको टाइमली पेमेंट मिल जाता था और उनका जो सही तोल भाव लगाया जाता था उनकी फसल का। नेक्स्ट इसके अंदर दूसरा कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज, ये इस्टेब्लिश की गई। कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज का मेन जो एम था वो फार्मर्स को बार्गेनिंग पावर प्रोवाइड करना मार्केट के अंदर। बार्गेनिंग पावर प्रोवाइड करने से मतलब ये है कि जो फार्मर्स हैं वो अच्छे गुड्स को प्रोड्यूस कर सकें, अच्छा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकें और उन्हें प्रॉपर प्राइस मिल सके, उनको कम रेट के ऊपर सीड्स मिल सकें और इनपुट्स मिल सकें और उनका जो आउटपुट है उसका उन्हें अच्छा खासा दाम मिल सके, ऐसा इसमें इश्योरिटी की गई। नेक्स्ट इज प्राइस सपोर्ट पॉलिसी। प्राइस सपोर्ट पॉलिसी के अंदर एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट असरटेन करती थी कि जो भी फार्मर्स हैं उनको अनसर्टेनिटी से बचाने के लिए
गवर्नमेंट एक प्राइस डिसाइड करती थी प्रोडक्ट का, अभी भी ये स्कीम है। तो जो भी मतलब प्रोडक्ट है वो उस मिनिमम प्राइस के इक्वल या उससे ज्यादा प्राइस के ऊपर फार्मर्स बेच सकते हैं। अगर उससे नीचे मार्केट में बिकता है तो जो फार्मर्स हैं उनसे वो सारा का सारा जो सरप्लस चीजें थी या सरप्लस प्रोडक्ट था वो मार्केट में गवर्नमेंट खरीद लेती थी, जो मिनिमम प्राइस था उस मिनिमम प्राइस के ऊपर। नेक्स्ट इज द अचीवमेंट्स ऑफ एग्रेरियन रिफॉर्म, ग्रीन रेवोल्यूशन। ये जो 3 रिफॉर्म्स थे, इन 3 रिफॉर्म्स का बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ा हमारी कंट्री की इकोनॉमी के ऊपर, हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर के ऊपर। तो इनकी जो अचीवमेंट थी, इन तीनों रिफॉर्म्स की जो अचीवमेंट थी उसको ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना गया। ग्रीन रेवोल्यूशन मीन, यहाँ पे ग्रीन का मतलब है क्रॉप और रेवोल्यूशन का मतलब है स्पर्ट, मीन दैट इज अ गुड प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन में बहुत अच्छा राइज, बहुत अच्छा पुश देखा गया। इसके अंदर जो ग्रीन रेवोल्यूशन है इसको दो फेजेस में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज मिड 60s से मिड 70s के बीच का फेज, और दूसरा फेज है मिड 70s से मिड 80s का फेज। जो फर्स्ट फेज था मिड 60s टू मिड 70s, ये रेस्ट्रिक्टेड था ओनली व्हीट और राइस ग्रोइंग रीजन जो थे, मतलब 2 ही क्रॉप्स के ऊपर मेन फोकस किया गया, व्हीट एंड राइस, और कुछ ही जो रीजन्स थे कंट्री के उनके ऊपर फोकस किया, जैसे कि पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। जो सेकेंड फेज था मिड 70s और 80s, ये और ज्यादा वाइड स्प्रेड हो गया, जिसके अंदर हमारे कंट्री के मोस्टली जो एरियाज थे वो कवर हुए, और हमारी जो बाकी की क्रॉप्स हैं उनको भी शामिल किया गया इस फेज के अंदर। फीचर्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के कुछ फीचर्स यहाँ पे अब हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज स्पर्ट इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी। क्रॉप प्रोडक्टिविटी मीन पर हेक्टेयर जो क्रॉप की आउटपुट थी वो इंक्रीज होने लगी, उसके अंदर काफी अच्छा जंप देखा गया। नेक्स्ट इज सब्सटेंशियल राइज इन एकरेज। एकरेज मीन्स एरिया अंडर कल्टीवेशन। जो कल्टीवेशन के अंडर एरिया था, HYV टेक्नोलॉजी के अडॉप्ट करने की वजह से जो टाइम था बिटवीन सोइंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप, वो टाइम रिड्यूस हो गया, और केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज से जो हमारे फसल थी उसके अंदर काफी अच्छी फर्टिलिटी देखी गई, डबल क्रॉपिंग पॉसिबल हुई, और हमारे कंट्री के अंदर जो एरिया था कल्टीवेशन के अंदर जो एरिया आता था वो एरिया इंक्रीज होने लगा। नेक्स्ट इज शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग की तरफ जो हमारे फार्मर्स का आउटलुक था, हमारी प्रोडक्टिविटी के इंक्रीज होने से और एरिया अंडर कल्टीवेशन के इंक्रीज होने से हमारे फार्मर्स का मार्केटेबल सरप्लस होने लगा, मतलब जो उनके पास जो फसल थी वो फसल की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई, जिसकी वजह से वो मार्केट में उनके पास काफी अच्छा, उनके पास जो प्रोडक्ट आ जाता था काफी अच्छी उसकी फसल की अमाउंट उनके पास होती थी, जिसकी वजह से जो फार्मर्स थे उनकी नीड्स कंप्लीट हो पाती थी, और उसके बाद उनका धीरे धीरे आउटलुक चेंज होने लगा, और वो ये समझने लगे कि इससे हम बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट का बहुत अच्छा साइन था। नेक्स्ट इज चेंज इन फार्मर्स आउटलुक। फार्मर का आउटलुक चेंज होने लगा, एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन फार्मर्स ने स्टार्ट कर दिया। न सिर्फ फार्मर्स अब उसको अपने सिर्फ जीवन यापन की चीज समझते थे, बट फार्मर्स ने कमर्शियल क्रॉप्स की तरफ कमर्शियल आउटलुक भी उन्होंने अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट इज सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन में इंक्रीज होने की वजह से, कल्टीवेशन के अंडर जो एरिया था उसके इंक्रीज होने की वजह से, प्रोडक्टिविटी के इंक्रीज होने की वजह से हमारी कंट्री के अंदर जो फूड ग्रेन था वो काफी अच्छे अमाउंट में हुआ, जिसकी वजह से हम फूड ग्रेन प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट हो गए। हमें दूसरे कंट्रीज से या किसी और से इसकी सहायता, फूड ग्रेन के सहायता लेने की कोई जरूरत नहीं थी, और हम खुद सेल्फ सफिशिएंट फूड ग्रेन प्रोड्यूस कर लिया करते थे। लिमिटेशंस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के कुछ लिमिटेशंस यहाँ पे अब हम डिस्कस करने वाले हैं। क्रॉप प्रोडक्टिविटी के अंदर हमारी कंट्री में काफी अच्छा राइज देखा गया ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। हमने अपने खुद के जो पुराने जो हमारे रिकॉर्ड्स थे, या फिर हम पहले जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन करते थे, उन फूड ग्रेन प्रोडक्शन से काफी अच्छा राइज देखा गया, बट एज कंपेरेटिव टू
डेवलप्ड नेशंस और एडवांस नेशंस हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी वो अभी भी काफ़ी अच्छी नहीं थी। तो जो चाइना, यूके, यूएसए जैसे कंट्री थे, उनके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो हमारी क्रॉप प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं थी। और ग्रीन रेवोल्यूशन के फेल होने या लिमिटेशंस, उसके अंदर जो कमियां रह गई, वो क्या कमियां रह गई वो हम यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट इज लिमिटेड क्रॉप। जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन था, जो ये रेवोल्यूशन चलाया गया था, इस रेवोल्यूशन में नो डाउट फूड ग्रेन का प्रोडक्शन बहुत अच्छा हुआ था, आउटपुट इंक्रीज हुआ था, बट दो ही मेन क्रॉप्स के ऊपर इसके अंदर फोकस दिया गया था, व्हीट एंड राइस। बाकी के जो हमारे क्रॉप्स थे उनके ऊपर इतना ज्यादा फोकस नहीं किया गया था। जो पल्सेस हैं या कमर्शियल क्रॉप्स हैं जैसे जूट, कॉटन, टी, या जो हमारी दालें हैं, पल्सेस हैं, उनके प्रोडक्शन के ऊपर फोकस नहीं किया गया। सेकेंड इज अनइवन स्प्रेड। ग्रीन रेवोल्यूशन का जो स्प्रेड था वो अनइवन था। जो रीजन, डिफरेंट रीजन्स के अंदर सिमिलरली जो होना था वो नहीं हुआ। कुछ रीजन्स में इसका प्रभाव ज़्यादा देखा गया, जैसे पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, इनके अंदर बहुत अच्छा इसका इफेक्ट देखा गया। बट ईस्टर्न यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा, इनके अंदर इसका इफेक्ट नहीं देखा गया, बहुत ही कम इफेक्ट इसका देखा गया। नेक्स्ट इज लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन। हमारी जो फार्मिंग पॉपुलेशन है, बल्क ऑफ फार्मिंग पॉपुलेशन है, वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं। और ग्रीन रेवोल्यूशन के जो फायदे थे वो इन फार्मर्स को नहीं मिल सके, बिकॉज HYV टेक्नोलॉजी जैसी जो चीज़ें हैं या हाई यील्ड वैरायटी के जो सीड्स थे वो उनके लिए अफोर्डेबल नहीं थी। और जो ये एक्सपेंसिव इनपुट्स डाले जाते थे, ये सिर्फ बिग जो फार्मर्स थे उन्हीं के बस की बात थी, और हमारे जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स थे वो ये नहीं अडॉप्ट कर पाए, जिसकी वजह से हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो थी वो ग्रीन रेवोल्यूशन से वंचित रह गई। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक डिवाइड। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से इकोनॉमिक डिवाइड देखा गया। जो रिच और पुअर फार्मर्स थे, इन दोनों के बीच में जो गैप था वो और ज़्यादा इंक्रीज हो गया। पॉवर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और एक्सट्रीमली हाई हो गया। जो लोन वगैरह लेना था जो स्मॉल फार्मर्स का था, वो बेचारे बहुत ज़्यादा इससे सफ़र हुए, और ये एक बहुत ही सीरियस चैलेंज उनके सामने आ गया, क्योंकि वो उन चीज़ों को ना तो अडॉप्ट कर सके और ना ही उसका फ़ायदा उठा सके। डज इंडिया नीड अनदर ग्रीन रेवोल्यूशन? इंडिया को क्या एक और ग्रीन रेवोल्यूशन की ज़रूरत है? इसका आंसर ऑब्वियसली यस होगा, बिकॉज जो 60s में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, उस ग्रीन रेवोल्यूशन का जो इफेक्ट है, उसके जो गेन्स हैं वो अब श्रिंक होने शुरू हो गए हैं। और हमारे अगर डिफरेंट कंट्रीज के साथ कंपेयर करके देखें तो हमारी जो नीड्स हैं वो प्रॉपर फुलफिल नहीं हो पा रही हैं, और अदर कंट्रीज ने जो अचीव किया है वो अभी तक हम अचीव नहीं कर पाए हैं। तो कुछ इसमें ऑब्जर्वेशंस की गई हैं कि एक और ग्रीन रेवोल्यूशन की ज़रूरत क्यों है, तो उन पॉइंट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज प्रोडक्टिविटी स्टैंडर्ड्स आर एक्सट्रीमली लो। जो हमारे प्रोडक्टिविटी स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत कम है एज कंपैरेटिव टू एडवांस कंट्रीज और डेवलप्ड नेशन। हमारे पर हेक्टेयर जो आउटपुट है या जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम है हर क्रॉप की, जो भी हम प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट इज फूड ग्रेन स्टॉक आर एट द पॉइंट ऑफ अनसर्टेनिटी। जो हमारा फूड ग्रेन स्टॉक है वो अनसर्टेन है। अनसर्टेन इसलिए कि कई बार हमारी फसल बहुत अच्छी हो जाती है तो हमारा स्टॉक काफ़ी अच्छा होता है, बट कई बार ऐसा होता है कि हमारी फसल अच्छी नहीं होती है तो हमारे स्टॉक में अनसर्टेनिटी आ जाती है। नेक्स्ट इज मोस्ट फार्मर्स फेसिंग वेदर अनसर्टेनिटी। वेदर अनसर्टेनिटी फेस कर रहे हैं। आज भी हमारे बहुत सारे फार्मर्स हैं वो रेनफॉल पे डिपेंडेंट हैं, उनके पास परमानेंट इरिगेशन का कोई सोर्स नहीं है। नेक्स्ट इज फार्मर्स एक्सपोज टू फेस अनसर्टेनिटीज ऑफ मार्केट। मार्केट की अनसर्टेनिटीज फार्मर्स को फेस करनी पड़ती है, और जो फार्मर्स हैं हमारे वो मेनली जो फार्मर्स हैं, ज़्यादातर जो फार्मर्स हैं वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, तो उनके पास इस तरीके का इन्वेस्टमेंट का या इस तरीके की अनसर्टेनिटीज़ को फेस करने के लिए, इतना रिस्क लेने के लिए उनके पास अमाउंट नहीं होता, इतना ज़्यादा वो सक्षम नहीं होते हैं। नेक्स्ट इज लॉन वीवर्स आर बिकमिंग अ रिकरिंग कंपल्शन। जो हमारे फार्मर्स हैं उनको अभी भी लोन लेना पड़ता है, लोन उठाना पड़ता है, उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं होता है, तो उनके लिए कंपल्शन बन जाता है कि वो किसी से पैसा उधार लें एट
हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट उनके ऊपर जो चार्ज किया जाता है, या अपनी फसल को उन्हें लोकल मार्केट में बेचना पड़ता है टू द महाजन। तो ये आज भी हमारे कंट्री के अंदर है और हमारे फार्मर्स के लिए ये कंपल्शन बन गया है। तो इन सभी को इरेडिकेट करने के लिए हमें एक और ग्रीन रेवोल्यूशन की जरूरत है। तो ये हमने देखा हमारा चैप्टर नंबर 3, जिसके अंदर मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर आउट करने की कोशिश करी। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल।